गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ऑरेकल क्लासेस में। दोस्तों, आज का हम लोग का टॉपिक यूटिलाइजेशन से है, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक हीटिंग के बारे में पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रिक हीटिंग क्या होती है, क्या इसके एडवांटेज हैं, कितने प्रकार की होती है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में कवर कर ली थी। रेजिस्टेंस हीटिंग के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। आइए उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने रेजिस्टेंस हीटिंग के अगर मेथड की बात करें तो हम लोगों ने दो मेथड पढ़े थे। एक था डायरेक्ट मेथड और दूसरा था इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, रेजिस्टेंस हीटिंग में दो मेथड थे, एक आपका था डायरेक्ट और दूसरा था इनडायरेक्ट। इस पर भी हम लोगों ने थोड़ी सी चर्चा कर ली थी। ठीक है, इसी को थोड़ा सा और ब्रीफ में समझते हैं। देखिए होगा क्या, डायरेक्ट नाम से यह है कि प्रत्यक्ष हीटिंग है। ठीक है, तो इसमें क्या, जो भी आपका देखिए इलेक्ट्रिकल में, जैसे हम लोगों ने वर्कशॉप में देखा था कि जिस भी मटेरियल पर हम काम करते हैं, जो भी चीज़ हम बनाते हैं प्रोजेक्ट, उसको जॉब बोला जाता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे जिस पदार्थ को पिघलाना होता है या जिस पे कार्य करना होता है उसको हम लोग चार्ज बोलते हैं। ठीक है, चार्ज मतलब जिसको पिघलाना है। ठीक है, तो ये अगर हम लोग का कुछ बनाया जाए डायरेक्ट मेथड में, तो जो भी चार्ज, ठीक है, आपको गर्म करना है या पिघलाना है, सपोज दैट ये मान लिया गया कि क्या है, चार्ज है, इसी को हम लोग को गर्म करना है या फिर पिघलाना है। तो नाम से स्पष्ट है कि ये डायरेक्ट मेथड है। तो इसमें प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड लगाए जाएंगे। ये आपके दो ही इलेक्ट्रोड हैं और इन दोनों इलेक्ट्रोड में हम डायरेक्ट सप्लाई प्रोवाइड कर देंगे। ठीक, क्योंकि हमको इलेक्ट्रिकल से हीटिंग प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो ये हम लोग का डैश डैश दिख रहा है आपको, ये क्या है, चार्ज है, जिसको हम लोग को गर्म करना है या पिघलाना है, ये चार्ज है। और ये हम लोग का इलेक्ट्रोड है, ये हम लोग का इलेक्ट्रोड है। और इन दोनों टर्मिनल्स पर हम लोग क्या करेंगे, सप्लाई दे देंगे। ठीक, अब जब सप्लाई जाएगी तो डायरेक्ट सप्लाई कहाँ पे जा रही है, इस चार्ज से होकर जा रही है। और चार्ज ऐसा होना चाहिए जिसका रेजिस्टेंस क्या हो, अधिक हो, यानी हाई रेजिस्टेंस वाला चार्ज होना चाहिए। अब रेजिस्टेंस अगर है तो हम लोग को पता है कि जूल के नियमानुसार यहाँ पर I²RT ऊष्मा हानि उत्पन्न होगी और इसी ऊष्मा से हम लोग का पदार्थ क्या होगा, गर्म होना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हम लोग के डायरेक्ट मेथड की बात। अब अगर हम इनडायरेक्ट मेथड की ओर चलें, देखिए डायरेक्ट मेथड में क्या है, देखिए अप्रत्यक्ष विधि है इसमें। ये अब जो चार्ज होगा वो अलग और जिसकी वजह से चार्ज गर्म हो रहा है वो अलग। मतलब कि ये रेजिस्टेंस का एक हीटिंग एलिमेंट ये बनाया गया, रेजिस्टेंस का हीटिंग एलिमेंट ये कुछ अलग इस प्रकार से रहेगा। और इस साइड में क्या रहेगा, हम लोग का चार्ज, यहाँ पे पूरा चार्ज भरा हुआ है। ठीक, तो जब आप इन दोनों टर्मिनल्स पर सप्लाई दोगे, यहाँ पे हम लोगों ने सप्लाई प्रोवाइड की, ये सप्लाई गई यहाँ पे। अब ये रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस वाला एलिमेंट यूज़ किया गया है। ठीक है, इसमें धारा प्रवाहित होगी तो ऊष्मा उत्पन्न होगी। अब इसकी ये ऊष्मा इस चार्ज में, ये क्या है, चार्ज, इस चार्ज में क्या होगी, ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, तो ये दो मेथड थे, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। ठीक, तो ये रेजिस्टेंस के थे। अब हम लोग इसके आगे देखेंगे इंडक्शन हीटिंग के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इंडक्शन हीटिंग। तो प्रेरण तापन, इसका एप्लीकेशन भी बहुत ज़्यादा है। ठीक, चलिए देखते हैं क्या है इंडक्शन हीटिंग। इंडक्शन हीटिंग, ठीक है, तो ये जो इंडक्शन हीटिंग है ये आपका एक प्रकार से ट्रांसफार्मर के प्रिंसिपल पर ही बेस्ड है, यानी ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर ही आधारित है। अब ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या, थोड़ा सा रिवाइज कर दिया जाए। हम लोगों ने पढ़ा है यही कि एक कॉमन कोर होती है, ठीक, चुंबकीय पदार्थ से बनी हुई
कोर हो जाती है, इस पे एक साइड पर इधर बाइंडिंग करते हैं तो ये क्या होता है हम लोग की प्राइमरी बाइंडिंग हो जाती है, और इसके दूसरे भाग पर हम लोग की बाइंडिंग होती है जिससे लोड कनेक्ट होता है वो कहलाती है हम लोग की सेकेंडरी बाइंडिंग। ठीक, सप्लाई प्राइमरी में दी जाएगी, इंडक्शन के द्वारा इस कोर की सहायता से फ्लक्स क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे सेकेंडरी से, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर हम लोग का ट्रांसफार्मर कार्य करेगा। ठीक, अब यहाँ पे लेकिन हम लोग को हीट प्रोड्यूस करनी है, तो हम लोग को ये मालूम है कि जो भी मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, ठीक, ईडी करंट और क्या उसमें हिस्टेरिसिस, ईडी करंट और उसमें हिस्टेरिसिस, ये दो हानियां उसमें उत्पन्न होंगी, भंवर धारा हानि और चुंबकीय मंदायन हानियां, और ये दोनों ही हानियां किसके रूप में निकलती हैं, ऊष्मा के रूप में निकलती हैं। यानी इस लॉसेस का यूज किया जाएगा मटेरियल को गर्म करने के लिए या पिघलाने के लिए। ठीक है, ये सिंपल सा प्रोसेस था। अब इसके भी कई टाइप्स हैं, वो भी आगे डिस्कस करेंगे। कोर टाइप होता है, कोरलेस भी होता है, वर्टिकल भी होती हैं, कई प्रकार के इसमें इंडक्शन फर्नेस पे आ जाएंगे तो उसका भी क्लासिफिकेशन आगे देखा जाएगा। अभी के लिए हम ये देखते हैं कि जो इंडक्शन फर्नेस है या इंडक्शन हीटिंग का जो मेथड है उसका एप्लीकेशन कहाँ है। ठीक, प्रिंसिपल तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, कि ये ट्रांसफार्मर सिद्धांत पे काम कर रहा है, म्यूचुअली क्या हुई, एनर्जी आपकी ट्रांसफर्ड हुई, लेकिन मैग्नेटिक मटेरियल है तो वहां पे क्या होगा, हीट प्रोड्यूस कराएंगे किसकी सहायता से, ईडी करंट लॉस या फिर हिस्टेरिसिस लॉस की सहायता से, या दोनों की सहायता से, दोनों चीजें हो सकती हैं उसमें। ठीक है, और आपका मटेरियल क्या होगा, गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब टाइप्स के अकॉर्डिंग है कि सेकेंडरी आपका चार्ज होगा कि क्या होगा, वो अलग चीज मैटर करता है। ठीक, उसको भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर हम लोग इसके एप्लीकेशन की बात करें जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए भी, तो अगर एप्लीकेशन में देखा जाए तो सबसे पहला अगर बात करें तो हार्डनिंग में, या आप यूँ बोल सकते हैं सरफेस हार्डनिंग में। सरफेस हार्डनिंग मतलब जो सतह है उसके कठोरीकरण में। ठीक है, सेकंड थिंग आएगा आपका डीप हार्डनिंग, अभी सबका एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है। ठीक है, डीप हार्डनिंग। तीसरा आपका टेम्परिंग यानी मृदुकरण, टेम्परिंग। ठीक, सोल्डरिंग, ठीक, और लास्ट आप कह सकते हैं मेल्टिंग, लास्ट में लोग का हो जाएगा मेल्टिंग। तो ये इसके ब्रॉड एप्लीकेशन है 5। ठीक है, अब क्या क्या किसमें क्या एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। जैसे अगर बात की जाए सरफेस हार्डनिंग की, तो हम लोग देखें हेक्सा, वर्कशॉप में हेक्सा होता है आरी। ठीक है, तो उसके जो ब्लेड होते हैं वो सब क्या होते हैं, कठोर होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कठोर भी नहीं होते हैं। तो बस वही है, जो आरी के ब्लेड होते हैं उन सब की सतह को हार्डनिंग मतलब क्या करना, कठोर करने के लिए, गर्म करके कठोर बनाया जाता है उनको। तो वहाँ पे हम लोग सरफेस हार्डनिंग मेथड यूज़ करते हैं, और किस विधि द्वारा, इंडक्शन हीटिंग के द्वारा। ठीक है, तो सतह को कठोरीकरण करने की बात हो गई। फिर आता है इसी हार्डनिंग का एक रूप है डीप हार्डनिंग, मतलब गहरी हार्डनिंग। गहरी हार्डनिंग से क्या मतलब है, जो पेचकस होते हैं, ठीक है, उन सब में क्या है, पूरे यहाँ से यहाँ तक जो पूरी लंबाई है इसको एक समान रूप से गर्म करना पड़ता है, जिससे इनमें जो कठोरपन हो वो क्या हो, हर जगह पर बराबर आए। ठीक, तो ऐसे स्थानों पर भी हम लोग इंडक्शन हीटिंग ही यूज करते हैं गर्म करने के लिए। और कौन सा मेथड उसमें, डीप हार्डनिंग। ठीक है, फिर बात आती है टेम्परिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंडक्शन हीटिंग का सबसे व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है तो वो किसमें, टेम्परिंग में किया जाता है। ठीक है, टेम्परिंग का मतलब क्या है, टेम्परिंग का मतलब है कठोरपन को थोड़ा सा कम करना। ठीक, कठोरपन को, इसका हिंदी क्या, मृदुकरण मतलब क्या, मुलायम करना, कठोरपन को कम करना। ठीक है, होते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, उनकी जो सतह है, आप जब कार्य कर रहे होते हो बार बार तो उसमें क्या होता है, कठोरपन आ जाता है। ठीक, ज़्यादा कठोर चीज़ें क्या होती हैं, टूट जाती हैं। तो उन चीज़ों का हम क्या करते हैं, एनिलीकरण करते हैं, और टेम्परिंग की सहायता से उस सतह को फिर से क्या किया जाता है, मुलायम किया जाता है। देखिए दोनों का एप्लीकेशन अलग अलग है। ठीक है, जो सरफेस हार्डनिंग कर रहे हैं उसी की टेम्परिंग हम नहीं कर रहे हैं, दोनों चीज़ें क्या है, अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, और सोल्डरिंग, सोल्डरिंग का मतलब क्या होता है, टांका लगाना, मतलब किसी एक पर्टिकुलर
किसी एक विशेष स्थान पर हम लोग क्या करेंगे, तापमान को उत्पन्न करेंगे और उस अधिक तापमान के कारण दो धातुओं को आपस में क्या किया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। ठीक, वो कहलाता है क्या, सोल्डरिंग का प्रोसेस। तो इसमें भी आपका जो हीट है उसको कंट्रोल करना काफी मुश्किल काम होता है, क्योंकि आप जिस पॉइंट पे सोल्ड करना है, जोड़ना है, उतना ही भाग आपका हीट होना चाहिए, बाकी स्थान पे क्या होना चाहिए, ऊष्मा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। तो वहां पर भी क्या आपका इंडक्शन हीटिंग ही प्रयोग में लाया जा रहा है। और लास्ट आपका है मेल्टिंग। मेल्टिंग का मतलब ये क्या करना, पिघला देना। तो बड़ी बड़ी इंडक्शन फर्नेस होती हैं पदार्थों को पिघलाने के लिए। ठीक है, अब यही चीज हम देखेंगे कैसे उस फर्नेस को बनाया जाएगा, यानी जो इंडक्शन हीटिंग का मेथड है, इंडक्शन फर्नेस जो बनेगी वो कितने प्रकार से होगी और कैसे कार्य करेगी। ठीक है, तो ये तो उसका एप्लीकेशन था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अब थोड़ा सा, और इंडक्शन हीटिंग में फर्नेस पर आ जाते हैं। तो अब हीटिंग को हटाकर इंडक्शन फर्नेस ही लिखा जा रहा है। इंडक्शन फर्नेस यानी भट्ठी। फर्नेस मतलब क्या, भट्ठी, जो कि किसके सिद्धांत पे काम करेगी, इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करेगी। ठीक, अब ये भी कई प्रकार की हैं, कोर टाइप भी हो सकती है, कोरलेस भी हो सकती है। ठीक है, चलिए एक एक करके हम सारा पढ़ेंगे। सबसे पहला हम लोग देखते हैं कोर टाइप इंडक्शन फर्नेस। कोर टाइप इंडक्शन फर्नेस। कोर का मतलब बताया गया मैग्नेटिक मटेरियल से है, जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच क्या है, कॉमन होता है, जिस पर हम ट्रांसफार्मर में बाइंडिंग करते हैं। ठीक है, वही चीज को लेकर यहाँ समझेंगे हम लोग। चलिए बना लेते हैं। अब कोर टाइप है मतलब यहाँ पे कोर होगी, तो ये बना दिया गया ये कोर। ठीक, ये कोर बन गई। फिर क्या था, ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पे है तो प्राइमरी और सेकेंडरी भी होगा। तो ये आपका इस साइड हम लोगों ने बना दिया प्राइमरी, इस साइड बना दिया गया प्राइमरी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग जो ऊष्मा उत्पन्न करा रहे हैं वो हम लोग का मैग्नेटिक के द्वारा करा रहे हैं, मतलब जो मैग्नेटिक मटेरियल में, या फिर आप कह सकते हैं आयरन लॉस जो होती है उसकी वजह से यहाँ पे हीट को प्रोड्यूस कराया जा रहा है। ठीक है, तो ये सेकेंडरी साइड में कुछ इस प्रकार से बनेगी। देखिए, एक ट्रे टाइप की होती है सेकेंडरी, जिसमें हम लोग जो भी पदार्थ हम लोग को गर्म करना है या पिघलाना है उसको इसी में रख दिया जाता है। अभी सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं ये। ठीक, ये ट्रे हो जाएगा आपका, ये इसी के अंदर क्या है आपका चार्ज, इसी के अंदर हम लोग का चार्ज रखा हुआ है। एक वी आकार का ये ट्रे शेप आपको दिख रहा होगा। ठीक है, समझने के लिए बनाया गया है ये इसी के अंदर क्या है, चार्ज रखा जाएगा जिसको पिघलाना है। ठीक, अब ये जो ट्रे है, ठीक है, ये मैग्नेटिक मटेरियल का होना चाहिए। ठीक है, कंपलसरी नहीं है कि उसी का हो, लेकिन हाँ उसका होगा तो इंडक्शन में क्या होगा, हम लोग को मालूम है कि जितना अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल होगा, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस उतनी अच्छे से उसके अंदर से होकर जाएंगी। ठीक है, तो इंडक्शन में आपको सहायता मिल जाएगी। तो प्राइमरी हो गया, ये हम लोग की क्या हो गई, कोर टाइप फर्नेस के लिए ये कोर हो गई। ये हम लोग का हो जाएगा एक ट्रे, इसके अंदर क्या होंगे, चार्ज, इसके अंदर होंगे चार्ज। चलिए, ट्रे हो गया, चार्ज हो गया, कोर हो गया। ठीक है, अब देखिए ये जो बना है इसको हिंदी में ट्रो को बोलते हैं हम लोग द्रोणिका। ठीक, ये आपका चुंबकीय पदार्थ या किसी अन्य पदार्थ का भी हो सकता है, बेसिकली लोहे का ही बना दिया जाता है। ठीक, लोहा भी एक अच्छा क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल है। तो होगा क्या, जब आप प्राइमरी में सप्लाई दोगे, ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑयरस्टेड के नियम से धारा जा रही है तो फ्लक्स उत्पन्न होंगे। वो फ्लक्स क्या होंगे, इस कोर की सहायता से सेकेंडरी में जाकर लिंक करेंगे। ठीक, अब ध्यान ये देना है, हम लोगों ने पढ़ा है सेकेंडरी बाइंडिंग में धारा कब उत्पन्न होती है, जब वो शॉर्ट होता है। अगर सर्किट ओपन है ईएमएफ तो इंड्यूस होगा, लेकिन वहां पर हम लोग की करंट नहीं आएगी। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपका ये ट्रे है या थ्रो है, ठीक है, इसमें ट्रो में आपका चार्ज अवश्य होना चाहिए। अगर चार्ज नहीं है तो ये फर्नेस आपकी काम नहीं करेगी, क्योंकि क्या है, शॉर्ट सर्किट नहीं हो पाएगी। ठीक, इसीलिए हम लोग इस ट्रो में क्या करते हैं, थोड़ा सा लोहे का जो पिघला हुआ भाग है उसको उसी में डाल देते हैं, पहले से ही, कार्य करने से पहले ही हम लोग।
ठीक है, जिससे क्या हो, ये शॉर्ट सर्किट प्रोवाइड कर सके। जब शॉर्ट सर्किट होगा तभी धारा उत्पन्न होगी, और जब धारा इसके अंदर उत्पन्न हो रही है तो जो ये चार्ज है इसमें ईडी करंट लॉसेस उत्पन्न होंगी। ठीक, अब ध्यान ये देना आपको, अगर बाई चांस यहाँ पे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, अगर यहाँ पर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, तब भी वहां पे क्या होंगी, हिस्टेरिस आपकी ईडी करंट लॉसेस होगी। तब उस जगह पर हमको फ्रीक्वेंसी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे केवल अभी तक क्या था, एडी करंट और हिस्टेरिसिस दोनों हानियों की वजह से हम लोग का ऊष्मा मिल रही थी। लेकिन अगर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है तो उस कंडीशन में वहां पे हिस्टेरिसिस लॉस नहीं होगी, एडी करंट लॉस होगी। एडी करंट लॉस अगर हो रही है तब उस केस में हम लोग को मालूम है एडी करंट लॉस क्या होती है, फ्रिक्वेंसी के स्क्वायर पर डिपेंड करती है। तो हाई फ्रिक्वेंसी की जो फर्नेस होगी, एडी करंट फर्नेस नाम ही दे दिया जाता है, वो हम आगे अभी अलग से देखेंगे। ठीक, तो इस केस में यही हुआ कि जब तक आप स्ट्रो में कोई भी पदार्थ नहीं डालोगे तब तक इसमें किसी प्रकार से हीट प्रोड्यूस नहीं होगी, क्योंकि धारा यहाँ पर रहने वाली नहीं है। ठीक, तो ये हो गया हम लोग का। अब जैसे जैसे आप क्या करोगे, करंट बढ़ती जाएगी भाई, ईडी करंट आप मालूम है, आई जो आपका ये कोई पदार्थ है, ठीक, इसकी जो लेयर है, कई लेयर हैं, उस लेयर को जब फ्लक्स काटेगा तो उसमें क्या होती है, करंट इंड्यूस्ड होती है, उसी क्या बोला जाता है, भंवर धारा बोला जाता है। और धारा है, रेजिस्टेंस है, तो आई स्क्वायर आर की हानियां होंगी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडी करंट लॉसेस। ठीक, तो ये जो एडी करंट लॉसेस है हीट के रूप में प्रोड्यूस हो रही हैं, तो इस पदार्थ को भी क्या करेंगी, जो चार्ज है उसको क्या करेंगी, गर्म करेंगी और पिघला देंगी। ठीक है, तो ये हम लोग का था कोर टाइप इंडक्शन फर्नेस। अब हम लोग नेक्स्ट इसी फर्नेस के बारे में थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक को भी पढ़ेंगे। क्या है वो कैरेक्टरिस्टिक, ये समझते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी कोर तो लगी हुई है, लेकिन तब भी हमको दिख रहा है बीच में क्या है, एयर गैप है। ठीक, एयर गैप अधिक होने से जो लिंकेज फ्लक्स है, जोड़ने वाले फ्लक्स है, उसका मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब लीकेज फ्लक्स का मान क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। तो अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला पॉइंट ये निकल के आएगा कि इस फर्नेस का जो लीकेज रिएक्टेंस है, रिएक्टेंस एक्स की बात हो रही है, ठीक, लीकेज रिएक्टेंस है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। लीकेज रिएक्टेंस ज़्यादा होने की वजह से लॉसेस बाई ड्रॉप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब ये जो लीकेज रिएक्टेंस एक्स है क्या, 2πfl, क्योंकि यहाँ सी तो कोई मतलब है नहीं, इंडक्टेंस ही रहने वाला है, 2πfl। तो ये जो फ्रिक्वेंसी है, अगर फ्रिक्वेंसी को कम कर दिया जाए तो लीकेज रिएक्टेंस के मान को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। ठीक, तो यहाँ से पहला ऑब्जेक्टिव निकला कि इसीलिए जो कोर टाइप इंडक्शन फर्नेस है इसको लो फ्रिक्वेंसी पर यूज में लाया जाता है। ठीक, फ्रिक्वेंसी लो रहेगी, लीकेज रिएक्टेंस का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, फिर सेकंड थिंग पर अगर आगे बढ़े हम, तो हमको ये देखने को मिलेगा कि जब करंट का मान ज़्यादा है, भाई शॉर्ट कर रहे हो आप, करंट का मान ज़्यादा है, तो उस अधिक करंट के कारण से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रेस यानी विद्युत चुंबकीय बल या प्रतिबल आप कह लीजिए, स्ट्रेस उत्पन्न होगा। ठीक, झटका उत्पन्न होगा, एक प्रकार से आप कह सकते हैं। उस झटके के कारण से जो ये चार्ज हैं ये बाहर भी आ सकते हैं। क्या, चार्ज आपके बाहर आ सकते हैं। इसी में एक इफेक्ट उत्पन्न होता है जिसका नाम है पिंच इफेक्ट, जिसका नाम है पिंच इफेक्ट। इस पिंच इफेक्ट को थोड़ा अच्छे से हम लोग समझते हैं। देखिए होगा क्या, इसी जो करंट की वजह से भाई शॉर्ट किया गया है तो करंट का मान ज़्यादा है, हाई करंट डेंसिटी के कारण से पिंच इफेक्ट को देख लेते हैं। ठीक, एक ट्रांजिस्टर में पिंच इफेक्ट था, वो अलग है, ये फर्नेस की बात हो रही है। तो पिंच प्रभाव में जैसे ही हम लोगों ने ट्रे पे ये इसमें चार्ज रखा गया था, शॉर्ट सर्किट की वजह से यहाँ पे धारा उत्पन्न हो रही है, तो उससे कहा गया एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रेस प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक, सीधी सी बात है। अब ये जो चार्ज हैं, ठीक, इनकी वजह से जो चार्ज के आपस में अणु हैं, दो अणु हैं, इन दोनों के बीच में
एक प्रतिबल उत्पन्न हो रहा है, स्ट्रेस उत्पन्न हो रहा है, जिससे इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन यानी विकर्षण होगा, विकर्षण होगा। ठीक, तो ये थ्रो से जो चार्ज है वो बाहर भी जा सकता है। ठीक, इसी को क्या कहा जाता है, पिंच इफेक्ट। मतलब कि जो चार्ज है उसके अणुओं में समान आवेश के कारण, अब समान आवेश कब आएंगे, जब समान दिशा में धारा प्रवाहित हो रही होगी। ठीक, समान आवेश के कारण से उनके बीच में उत्पन्न होने वाला विकर्षण बल का जो प्रभाव है उसी को कहा जाता है पिंच इफेक्ट। ठीक, अब देखिए जो ये फ्रीक्वेंसी है, जो ये फ्रीक्वेंसी है इस पर पिंच इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये ऑब्जेक्टिव में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पिंच इफेक्ट फ्रीक्वेंसी पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे, ठीक, अब आप क्या कर रहे हो, साइकिल पर सेकंड में चेंज कर रहे हो। ठीक, यानी जो ये स्ट्रेस है, ये प्रतिबल रिपल्सन फोर्स डेवलप हो रहा है, उसका मान क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, जल्दी जल्दी रिपल्सन करना स्टार्ट कर देगा। ठीक, तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी आपका जो पिंच इफेक्ट है वो भी क्या होगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो सेकेंड थिंग ये मिली कि पिंच इफेक्ट को कम करने के लिए भी हम लोग जो फ्रीक्वेंसी उसको क्या करते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी पर एक तो रीजन था कि लीकेज रिएक्टेंस ज्यादा है इसलिए लो फ्रीक्वेंसी। सेकंड थिंग की जो पिंच इफेक्ट है इसको भी हमें कम करना है, इसलिए भी हम लोग लो फ्रीक्वेंसी का यूज करेंगे कोर टाइप फर्नेस में। ठीक, तो ये आपका 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे कोर टाइप फर्नेस को लेकर। ठीक है, इसके बाद हम लोग की कोरलेस फर्नेस भी आएगी, इनडायरेक्ट कोर फर्नेस भी आएगी, वो सब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक, तब तक के लिए आप इस टॉपिक को कवर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।